हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। अक्सर यह मान लिया जाता है कि अमेरिका के किसान कमोबेश खुश और संतुष्ट हैं। असल में ऐसा नहीं है, कभी नहीं रहा। आज तो किसान क्लाइमेट चेंज जैसी आपदा का सामना कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र, जिसे अब डस्ट बोल कहा जाता है, वहाँ भयंकर सूखे का सामना भी किया है अमेरिका के किसानों ने। 1930 का दशक अमेरिका के लिए बहुत त्रासदपूर्ण था। एक तो भयंकर आर्थिक मंदी की गाजगिरी और दूसरी तरफ देश का सबसे उपजाऊ इलाका, जिसमें दक्षिण अमेरिका का टेक्सास, ओक्लाहोमा और उसके करीब का मैदानी क्षेत्र आता था, अंधाधुंध खेती के कारण सूखे की चपेट में आ गया। 8 साल का यह दौर इस इलाके के लिए बहुत कष्टप्रद रहा। खेती सूख गई, मवेशी मरने लगे, धूल का गुबार इतना सघन कि कुछ दिन ऐसे भी होते जब भरे दिन में गहरा अंधेरा हो जाता। इस पर कर्जे की अप्रत्याशित बोझ ने जीवन को दूभर कर दिया था। ऐसे माहौल में बहुत से हताश और गरीब किसान पेट पालने के लिए कैलिफोर्निया की तरफ निकले। उनकी आंखों में सपने थे कि कैलिफोर्निया में उन्हें कुछ काम मिल जाएगा और चैन की बसर होगी। लेकिन बहुत से लोग तो रास्ते में ही भूख और गरीबी के कारण जान से हाथ धो बैठे। जो वहाँ तक पहुँचे, उनके लिए कैलिफोर्निया के लोगों का रवैया बहुत सख्त रहा। यहाँ कम पैसों में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती और मजदूरी भी बहुत कम मिलती। 1939 में किसानों के इन्हीं हालात पर प्रसिद्ध लेखक जॉन स्टाइनबैक द्वारा लिखित उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ राथ प्रकाशित हुआ। इसमें किसानों की दुर्दशा एक परिवार के माध्यम से दिखलाई गई थी। चूंकि यह उपन्यास किसानों और मजदूरों के शोषण और उनके हकों की बात करता था और इसमें बेहद कड़वी असलियत का इतना सजीव चित्रण था कि यह किताब हाथों हाथ बिकने लगी। एक समृद्ध समाज के गरीब तबके का सूखे के दौरान क्या हाल हुआ, ये जानकर आम शहरी अमरीकी स्तब्ध हो गया। लोग कतार में घंटों खड़े होकर इस किताब को खरीदने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये बहुत आपत्तिजनक लगा कि उनके समाज की असलियत को दुनिया के सामने ऐसे उधेड़ कर रख दिया जाए। कुछ लोग इसे वामपंथी प्रोपेगेंडा बताने लगे। यहाँ यह भी बताते चले कि अमेरिका लोकतंत्र का पक्षधर और वामपंथ के सख्त खिलाफ रहा है। एक ऐसा भी समय था कि जिन भी कलाकारों, साहित्यकारों या फिल्म निर्देशकों ने मजदूरों या वंचितों के हकों की बात की, उन्हें राजनीतिक सत्ता का रोष झेलना पड़ा। इस उपन्यास को भी कई स्कूल कॉलेजों में बैन कर दिया गया। लेकिन इस सबसे इस उपन्यास की लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उपन्यास को पत्रकारिता के सर्वोच्च पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। 1940 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जॉन फोर्ड ने निश्चय किया कि वे इस पर फिल्म बनाएंगे। यह निश्चित तौर पर वामपंथी झुकाव लिए हुए एक कहानी थी, जो एक परिवार, एक वर्ग पर केंद्रित थी और यथार्थ का इतना ग्राफिक चित्रण फिल्म में नहीं किया जा सकता था, वरना फिल्म रिलीज होने से पहले ही बैन कर दी जाती। इसका उपाय ढूंढा स्क्रीन प्ले लेखक ननेली जॉनसन ने। निर्देशक जॉन फोर्ड और ननेली जॉनसन ने मिलकर इस कहानी को कुछ हद तक व्यक्ति केंद्रित बनाया और बहुत से हृदय विदारक विवरणों को हटा दिया। फिल्म की कहानी टॉम जोड और उसके परिवार की है, जो ओक्लाहोमा में बटाईदार किसान है। टॉम जोड जेल से छूटकर अपने माता पिता के पास जा रहा है तो उसे रास्ते में जिम केसी मिलता है, जो एक पादरी था, लेकिन अब उसे अपनी आस्था पर भरोसा नहीं। टॉम के कहने पर जिम उसके साथ उसके घर आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि कैसे गरीब किसानों को उनके खेतों से जबरन हटाया गया है क्योंकि वे अपने कर्जा नहीं चुका पाए। सूखे के कारण आर्थिक रूप से बदहाल टॉम और उसका परिवार कैलिफोर्निया जाने का फैसला करता है। टॉम के माता पिता को उम्मीद है कि कैलिफोर्निया में काम मिलने पर उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन हाईवे पर उन्हें एहसास हो जाता है कि ना तो यात्रा सरल है, ना ही कैलिफोर्निया पहुंचकर काम पाना सरल। यह परिवार एक प्रवासी कैंप में रहने को बाध्य है। तमाम दिक्कतों के बाद टॉम, उसका परिवार और जिम केसी एक कैंप में रहने लगते हैं और एक खेत पर काम भी करने लगते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि किसान श्रमिक अपने शोषण के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कैंप के गार्ड को ऐसी ही एक गुप्त सभा का पता चल जाता है और हाथापाई में गार्ड जिम केसी को मार देता है। गुस्से में टिम के हाथों गार्ड मारा जाता है। अब टिम को उस कैंप से भागना है ताकि उसे पुलिस न पकड़ सके। वे सभी एक सरकारी कैंप में पहुंचते हैं, जहां हालत बहुत बेहतर है। तमाम कैंपों से गुजरते हुए टॉम, जिसका सफर फिल्म की शुरुआत में एक अपराध से हुआ था, फिल्म के आखिर में एक दूसरे अपराध तक एक अलग इंसान बन गया है। जब पुलिस इस कैंप में भी आ जाती है तो टॉम को यहाँ से भी भागना पड़ता है। वह अपनी माँ से कहता है कि वो जा तो रहा है, लेकिन जहाँ भी रहेगा अपने दोस्त जिम केसी के मिशन को आगे ले जाएगा, जो किसानों और मजदूरों के हकों के लिए लड़ना चाहता था। उपन्यास के विपरीत फिल्म का अंत आशावादी है। कुछ संवाद उपन्यास के वामपंथी झुकाव को तो
दर्शाते तो हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह इंसानी त्रासदी का एक मार्मिक चित्रण है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं। अंततः माँ जोड का अपने परिवार को बचाए रखने का संकल्प, पुरुषों में काम और आजीविका को खो देने का भय और टॉम व जिम केसी जैसे नौजवानों के भीतर उबलता विद्रोह, द ग्रेप्स ऑफ राथ इसे बहुत खूबसूरती और भावप्रवण तरीके से दर्शाती है। सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की सार्वभौमिक थीम ने इस फिल्म को दुनिया की सभी संस्कृतियों और समाजों में लोकप्रिय बना दिया। इस अर्थ में यह एक मिसाल है एक इंसानी त्रासदी पर बगैर किसी स्पष्ट राजनीतिक कमेंट के एक प्रभावशाली फिल्म बनाने का। स्क्रीन प्ले के साथ ही बाहर की लोकेशंस में एक तनावपूर्ण नाटकीय दृश्य फिल्माने की महारत भी हासिल थी जॉन फोर्ड को। 1940 में तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, फिर भी फोर्ड साउंड, कैमरे के एंगल और कट बैक्स के साथ डस्ट बोल और सूखे के भयावह मंजर को पेश करते हैं। द ग्रेप्स ऑफ राथ को बनाते बनाते जॉन फोर्ड लगभग दिवालिया हो गए थे, लेकिन रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसे 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले और 5 के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा फिल्म ने अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। आज भी द ग्रेप्स ऑफ राथ को दुनिया की 10 बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। इस तरह एक फिल्म के जरिए पूंजीवादी समाज में सूखे से पीड़ित किसानों और प्रवासी मजदूरों का कष्ट और संघर्ष अमेरिकी इतिहास की अनमोल थाती बन गया।